हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आयोडोफार्म। आयोडोफार्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास एक बेहद इंपॉर्टेंट क्रिया है हेलोफार्म। तो हेलोफार्म क्रिया की सहायता से हम आयोडोफार्म बना सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्रिया क्या थी। तो हमारे पास, हमने इसको पहले भी आपको बताया था, हेलोफार्म क्रिया में हमारे पास CH3 C सिंगल बॉन्ड OH Z, या हम कहें हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O Z, ये समूह हो और इसकी क्रिया हम किससे करा दें, H2 और क्षार की उपस्थिति में जब कराते हैं तो मिलता क्या है, CHX3 प्लस Z C डबल बॉन्ड O पर माइनस। हमने ये क्रिया आपको याद कराई है, आपको इसको ध्यान देना है। हमें बनाना है आयोडोफार्म। आयोडोफार्म क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, हमें यक्स के स्थान पे क्या लेना होगा, आयोडीन। तो इनमें से हम कुछ भी ले लें, जैसे अगर हम चाहें तो CH3C डबल बॉन्ड O और हम Z के स्थान पे चाहें CH3 ले लें और ये हमारा कीटोन है, इससे हम आयोडोफार्म बना सकते हैं। बस हमें H2 के स्थान पे क्या लेना पड़ेगा, I2, और हमने एक कोई क्षार ले लिया और वो क्षार हमने ले लिया NaOH। तो जरा बताइए, ये वाला समूह आपके पास है तो ये जो CH3 होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3। ये क्या है, आयोडीन प्लस Z के स्थान पे क्या दिख रहा है, CH3, तो ZC डबल बॉन्ड O पर माइनस, और इस माइनस से कौन जुड़ेगा, Na प्लस। तो ये आपको मिल गया। तो ये क्या है भाई, ये हमारा है सोडियम, और ये क्या है, 2 कार्बन वाला हम कहेंगे एसीटेट है, तो ये सोडियम एसीटेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारा आयोडोफार्म। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आयोडोफार्म के बारे में कुछ और जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं कि यह पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जबकि हमने इसके पहले क्लोरोफार्म और हमने पढ़ा था ब्रोमोफार्म, वो दोनों हमारा कैसा था, वो दोनों हमारा रंगहीन द्रव था। यहाँ पे आप देखें, यह पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका गलनांक होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। आयोडोफार्म, अगली इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, आयोडोफार्म क्लोरोफार्म की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। आयोडोफार्म क्लोरोफार्म की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। ऐसा आखिर क्यों होता है, आइए समझते हैं। तो क्रियाशीलता का क्रम मैंने लिखा है कि ये आपका क्लोरोफार्म है, ये आयोडोफार्म है, इसकी क्रियाशीलता कम, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा। आखिर ऐसा क्यों, यहाँ पे देखिए कार्बन और Cl के बीच में बॉन्डिंग है और यहाँ पर बॉन्डिंग कार्बन और आयोडीन के बीच में है। हमें ये मालूम है कि जब हम इसके वर्ग में चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखो आयोडीन यहाँ पे आता है और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका आकार बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है, इसका आकार बड़ा होने के कारण इसकी ये जो बंध लंबाई होती है, मैं यहाँ लिखूँगा, इसकी जो बंध लंबाई होती है, बंध लंबाई वो अधिक होती है। और अगर बंध लंबाई अधिक है तो उसकी बंध ऊर्जा कम होती है। उसकी बंध ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। बंध ऊर्जा कम का मतलब है उसको तोड़ने में कम ऊर्जा लगेगी। आपके पास कोई चीज़ आपको तोड़ना है, अगर उसकी लंबाई ज़्यादा है, तोड़ने में आपको आसानी होगी, कम ऊर्जा लगेगी। लेकिन अगर वो छोटा है, जैसे जैसे हम छोटा करते जाएंगे उसको तोड़ना कठिन होता जाएगा। तो बंध लंबाई यदि कम होती है तो बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और बंध ऊर्जा कम होने के नाते इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसलिए ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। आई बात समझ में। तो आयोडोफार्म क्लोरोफार्म की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसका कारण भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, इस पे हम कुछ सवाल करते हैं। अगर हम क्लोरोफार्म को गर्म करें, कुछ भी नहीं होता है क्योंकि क्रियाशील ही नहीं है। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको अगर गर्म करते हैं तब भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन वही हमारा आयोडोफार्म है, इसकी क्रियाशीलता होती है, इसलिए जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है आयोडीन। क्या मिलता है, हमें आयोडीन मिलता है। ये वाष्प के रूप में मिलती है और इसका हम उपयोग किसके रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही और भी चीज़ें देखिए कि जो आयोडोफार्म है इसकी अधिक क्रियाशील प्रवृत्ति के कारण और क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम क्लोरोफार्म
की क्रिया AgNO3 से कराते हैं, किससे कराते हैं? AgNO3 से, तो कोई भी क्रिया नहीं होती। याद करिए जब हमने क्लोरोफॉर्म का आपको परीक्षण पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि AgNO3 से कोई क्रिया नहीं होती है। साथ ही शुद्ध क्लोरोफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, AgNO3 से कोई क्रिया नहीं करेगा। अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो अगर हम इसकी भी AgNO3 से क्रिया कराएंगे तब भी कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास आयोडोफॉर्म है, अगर हम इसकी क्रिया AgNO3 से कराते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? AgI की, सिल्वर आयोडाइड की प्राप्ति होती है। इसका अवक्षेप आता है और ये अवक्षेप होता है पीला, पीला अवक्षेप आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आयोडोफॉर्म की क्रियाशीलता अधिक होने के नाते ही ये AgNO3 से क्रिया कर लेता है और पीला अवक्षेप AgI हमें प्राप्त होता है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में हम सीखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि आयोडोफॉर्म अब क्रिया जो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, इसकी सहायता से हम कुछ युग्मों का विभेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मैं कहता हूँ एथिल अल्कोहल है और मेथिल अल्कोहल है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारे पास एथिल अल्कोहल है या मेथिल अल्कोहल है? तो आप हमें बताइए जरा। यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारे पास एथिल अल्कोहल होगा CH3CH, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, और H, और हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? आयोडीन से। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में करा रहे हैं। हमें बताइए आप, ये समूह उपस्थित है, बताइए हेलोफॉर्म क्रिया यहाँ पे होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या बनेगा? हमारा बनेगा मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म, CHI3। और जो आयोडोफॉर्म होता है ये पीला रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो अगर मुझे पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ मिल जाता है तो मैं कहूँगा वो क्या होगा? एथिल अल्कोहल। लेकिन बताइए अगर मेथिल अल्कोहल हमारे पास है CH3OH, अगर हम इसकी क्रिया आयोडीन से कराएं क्षार की उपस्थिति में, क्या कोई अब क्रिया होगी? जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये समूह ही नहीं है, हेलोफॉर्म अब क्रिया ही नहीं होगी। तो हमें आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, इसका मतलब हमें पीला क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मेथिल अल्कोहल है। इसी प्रकार आप देखिए ये क्या लिखा है, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, NE हटाकर अल जोड़ते हैं तो एथेनल, और ये क्या है? प्रोपिनल। तो एथेनल प्रोपिनल का पता हम कैसे लगाएंगे? अगर हमारे पास एथेनल होगा मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? आयोडीन और क्षार की उपस्थिति में कराएंगे। तो बताइए यहाँ पर हेलोफॉर्म क्रिया होगी या नहीं होगी? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल होगी। अगर हेलोफॉर्म क्रिया होगी तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म, पीला रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ मिलेगा आपको। तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या है? ये हमारा हम कहेंगे एस्टल्डिहाइड है या 2 के लिए एथेनल है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एल्डिहाइड है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, हमें जरा बता दीजिए। अगर हम इसका हेलोफॉर्म क्रिया कराएंगे आयोडीन की उपस्थिति में, अगर हम आयोडोफॉर्म बनाने का प्रयास करेंगे, क्या बनेगा? क्या यहाँ पर हेलोफॉर्म क्रिया होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो समूह ही यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर कोई क्रिया होने वाली नहीं है अगर हम इसकी क्रिया किससे कराएं? I2 प्लस क्षार से कराएं। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारा तीसरा क्या है? 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल को हम कैसे बनाएंगे? तो पेंट का मतलब क्या? कार्बन 5। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5 कार्बन है और 2 पर और लगा है, मतलब OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, 1 H यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 3 H, ये हमारे पास है। क्या ये हम कहेंगे हेलोफॉर्म क्रिया दिखाएगा? तो आप देखिए इसके पास ये समूह है कि नहीं है? CH3CHOH है, तो यहाँ पे हेलोफॉर्म क्रिया होगी, ये Z के स्थान पर लिख जाएगा। तो यहाँ पर अब क्रिया हो जाएगी, मतलब यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनेगा। लेकिन अगर हम 3 पेंटेनॉल की बात करें, मतलब क्या लिखा होगा? CH2CHOH, ये हमारा 3 पेंटेनॉल होगा। देखिए यहाँ पे अगर OH जुड़ा होगा तो क्या हमें वो ग्रुप मिलेगा? क्या हमें वो ग्रुप मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई भी हेलोफॉर्म क्रिया नहीं होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर I2 और क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पीला अवक्षेप नहीं आएगा। हम इन ऐसे कई सारे यौगिकों के युग्मों का हम क्या कर सकते हैं? विभेदन कर सकते हैं। किसकी मदद से? हम कर सकते हैं आयोडोफॉर्म
की मदद से। तो हेलो फॉर्म क्रिया हमें दिखाना होगा कौन सी अब क्रिया हेलो फॉर्म क्रिया होती है, कौन सी नहीं होती है। हमने आपको प्रैक्टिस कराया है हेलो फॉर्म क्रिया का, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। वहां पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरा प्रैक्टिस आपको कराया है कौन सी हेलो फॉर्म क्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी। तो इस प्रकार आप विभेदन भी कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसको हम क्या कहते हैं, पायरीन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आपके पास मीथेन है, एक क्लोरीन से आप क्रिया कराइए तो एक क्लोरीन से क्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजनीकरण क्रिया होगी, एक H एक Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बन जाएगा CH3Cl। फिर से आप Cl2 से क्रिया करा दीजिए तो क्या, फिर एक HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा CH2Cl2। फिर से आप क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए प्रकाश की उपस्थिति में, फिर क्या हो जाएगा CHCl3 बन जाएगा, फिर एक HCl बाहर निकल जाएगा। और अगर आप फिर से क्रिया करा देंगे Cl2 से तो क्या बनेगा, प्लस Cl2 से फिर से क्रिया कराएंगे तो बनेगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये CCl4 आप ऐसे बना सकते हैं। आप चाहें इसको डायरेक्टली एक ही पद में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे CH4 प्लस Cl2 कितनी बार काम में आया, 4 बार, Cl2 प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ पर CCl4 और प्लस कितना HCl निकलेगा 4HCl बाहर निकल जाएगा। तो चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही इसको हम एक तरीके, हमारे पास और भी तरीके हैं, हमारे पास क्लोरोफार्म है, हमने क्लोरोफार्म की क्रिया पढ़ी है। तो क्लोरोफार्म की क्रिया हम जब Cl2 से कराते हैं तो ये एक HCl बाहर निकल जाता है, बनता है CCl4 प्लस HCl बाहर निकल ही चुका है। ठीक है, तो ये हम प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की इससे प्राप्ति हो जाती है। साथ ही इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखिए, इसकी कुछ भौतिक गुण देखिए, ये रंगहीन होता है, अज्वलनशील होता है और विषैला द्रव है। कैसा द्रव है, विषैला। इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह पानी में अघुलनशील लेकिन ईथर तथा अल्कोहल में घुलनशील होता है। कोई आपसे पूछ ले ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये अध्रुवीय है। कैसा होता है, अध्रुवीय। तो जो अध्रुवीय है वो अध्रुवीय को घोलेगा। तो जो जल है, वो जो पानी होता है वो ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय कौन, जिसमें प्लस माइनस चार्ज होते हैं। तो यहाँ ये ध्रुवीय होने के नाते ये अध्रुवीय में नहीं घुल पाएगा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। पानी में ये अघुलनशील, लेकिन जैसा ईथर हो गया, हमारा अल्कोहल हो गया, इसमें ये घुलनशील होता है। इसका घनत्व तो पानी की तुलना में अधिक होता है। इसका जो उपयोग हम करते हैं एक तो विलायक के रूप में, और ये याद रखना कि तेल और वसा में, ये विलायक के रूप में तेल और वसा में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल जाएगा। तो विलायक रूप में हम इसका उपयोग करेंगे, साथ ही आग बुझाने में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कहीं आग लगी होती है, मतलब उच्च तापमान होता है और वायु में नमी भी होगी वहां पे, तो वाष्प, क्योंकि वायु है तो वहां पे वाष्प होंगे ही, जल के वाष्प होंगे ही। तो उच्च तापमान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड नमी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, COCl2। क्या है, पहचान रहे हो उसको, क्या है ये, फास्जिन गैस, जहरीली गैस होती है ना, विषैली गैस होती है, तो इसका निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग आग बुझाने में कर रहे हैं तो हम ऐसी जगह पे इसका उपयोग करेंगे जहां पर हम कहेंगे बहुत ही खुला होगा वो चीज़। किसी बंद कमरे में हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर बंद कमरे में इसका उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि उच्च तापमान पर ये फास्जिन गैस का निर्माण कर ले और ये जहरीली गैस आपको ही जो है नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इसलिए अब इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ बहुत हवादार जगह होगा, खुला स्थान होगा, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। साथ ही इसका यहाँ पे रासायनिक गुण, ये भौतिक गुण में आप लिख लीजिएगा, भौतिक गुण में आप इसको लिख सकते हैं। और रासायनिक गुण इसके बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे केवल 2 ही रासायनिक गुण लिख रहे हैं, बाकी जो इसके रासायनिक गुण होंगे वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर रासायनिक गुण में आप 2 चीजें लिख लीजिए। तो रासायनिक गुण में ये इसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका ऑक्सीकरण। साथ ही जब हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं, 2HF से कराते हैं। तो यहाँ पे SbF5 है ना, तो यहाँ पे आप एंटीमनी है, फ्लोराइड है, कितनी बार, 5 बार। तो जब इसकी उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो फ्रेयान का निर्माण होता है। फ्रेयान को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए CF2Cl2, तो लिख सकते हैं आप डाईफ्लोरो, एक कार्बन के लिए मेथेन।
तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक है, और प्लस 2HCl गैस निकलेगी। ये फ्रेयान इंपॉर्टेंट है, अब हम इसी की चर्चा करेंगे। साथ ही जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसका उपयोग हमने देखा था लास्ट क्लास में रिमर्टिमान अपक्रिया में। रिमर्टिमान हमने कार्बोक्सिलीकरण किया था तो वहां पर क्या बना था, सैलिसिलिक अम्ल बना था। अगर आपको याद ना हो तो मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। हमारे पास एक फिनॉल था, हमने यहाँ क्या लिया था Cl4 प्लस KOH, तो क्या बना था, हमने कहा था किसका एडिशन करना है, COOH का, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना था। अर्थों पर हमें COOH, ये OH यहाँ रहने देंगे और पैरा पर COOH हमें जोड़ देना था। तो एक बार अर्थों पर, एक बार हम पैरा पे, थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो पैरा पर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, COOH जुड़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ये माइनर बनेगा, ये माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल है। और जब हमने रिमर्टिमान फार्मिलीकरण किया था तो वहाँ क्लोरोफार्म और क्या लिया था, क्लोरोफार्म और KOH लिया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, क्या बना था, सैलिसल्डिहाइड बना था, है ना। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आइए देखते हैं फ्रेयान के बारे में। फ्रेयान क्या होता है, आप यहाँ देखें, फ्रेयान को हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम CFC भी कहते हैं। CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखें इसके बनाने की विधि, सबसे पहले आप देखें हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड से इसको बना सकते हैं। आप यहाँ देखें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यहाँ पर हमने 2HF से क्रिया कराई, SbF5 ले सकते हैं, SbCl5 ले सकते हैं, आप इस तरह कुछ भी ले सकते हैं। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, क्या कहेंगे इसको, एंटीमनी, ये एंटीमनी है और 5 बार Cl है तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। अगर यहाँ पे F रखेंगे तो क्या होगा, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है ये। तो आप चाहे Cl रखिए चाहे F रखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम CCl4 की 2HF से क्रिया कराएंगे तो देखो यहाँ से तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ उसी तरह इस रिएक्शन को याद रखना। आप यहाँ पे 2HCF लोगे तो यहाँ पे आपको 2HCl निकाल ले रहा है, मतलब 2H जाएगा साथ ही 2Cl जाएगा, तो यहाँ 2Cl बचेगा, CCl2 और 2F इसमें ऐड कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। क्या है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको आप ऐसा कह सकते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन। आई बात समझ में, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, इसको हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं हम डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, इसको हम फ्रेयान कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको फ्रेयान कहेंगे, ठीक है। साथ ही अभी मैं आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, पहले आप बनाइए क्या क्या बनता है। यहाँ पे देखिए C2Cl6 और 2HF, तो यहाँ भी 2HF है तो आपको यहाँ पे 2HCl बाहर निकाल देना है। तो देखो 2Cl यहाँ से जाएगा तो बचेगा क्या, Cl4 और 2F यहाँ पे जुड़ जाएगा तो F2, ये भी फ्रेयान है, ये भी क्या है, फ्रेयान। आगे बढ़िए, अभी मैं कुछ चीज़ यहाँ लिखूंगा उसके लिए स्थान छोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए 4HF ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4HCl बाहर लेना है। तो देखो यहाँ पे 4Cl यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा C2Cl, देखो 4Cl निकल जाएगा तो Cl2 बचेगा और फ्लोरीन 4 बचेगा तो F4, ये मिलेगा आपको। अब यहाँ से फ्रेयान, ये भी है फ्रेयान, तो आप देखिए इसका नामकरण अगर हम देखें, ये भी फ्रेयान है, ये भी फ्रेयान है, ये भी फ्रेयान है, तो हम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन सा फ्रेयान है, तो हम इसके लिए इसका पढ़ेंगे नामकरण। फ्रेयान का नामकरण करने का तरीका है, फ्रेयान CBA लिखते हैं। C का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या -1, B का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की संख्या +1, और A का मतलब क्या है, F की संख्या। तो आइए इसका हम नामकरण करते हैं। तो फ्रेयान तो हमने लिख ही दिया है, देखो फ्रेयान लिख दिया है। अब C के स्थान पे क्या करोगे, कार्बन की संख्या -1, तो यहाँ पे आप देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1। आप इसमें देखो एक ही कार्बन है ना, तो कार्बन की संख्या 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0 और इसका काम हो गया। अब B के स्थान पे क्या लिखना है, हाइड्रोजन की संख्या +1, क्या इसमें कोई हाइड्रोजन है, नहीं, +1 करेंगे तो 0 + 1 क्या होगा, 1। और यहाँ बात करेंगे A के स्थान पे फ्लोरीन की संख्या लिखनी है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2। इसको फ्रेयान 12 भी कहते हैं, 0 ना, हम 0 को ना देखें तो क्या होगा, फ्रेयान 12। अब यहाँ पे आ जाइए, कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पे देखो कार्बन C के स्थान पे कार्बन की संख्या 2 है तो 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1।
क्योंकि कार्बन की संख्या जितनी होती है उसमें से हम एक घटा के लिखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या जितनी होती है उसमें एक जोड़ कर लिखते हैं। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 0, 0 में एक जोड़ेंगे एक आएगा, एक लिखिए। और फिर बी का भी काम हो गया, अब ए का। एफ की संख्या कितनी यहाँ पे 2 है, तो का फ्रियान 112 है। इसी प्रकार यहाँ कार्बन संख्या 2 है, 2 में से एक घटा के लिखिए 1। यहाँ पे हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, 0 है, तो 0 में एक जोड़िएगा तो 1 आएगा। और एफ की संख्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 करेंगे। ये हम इस प्रकार फ्रियान का नामकरण करते हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं, कोई भी फ्रियान हमारे पास होगा तो हम इसका नामकरण इस प्रकार कर लेंगे। आप यहाँ देखें, अगर चाहें आईयूपीएसी नाम अगर इसका लिखना चाहें तो बताइए यहाँ पे टेट्रा क्लोरो डाई फ्लोरो, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ 2 के लिए क्या लगाएंगे? एथ, तो एथेन। क्या नाम होगा इसका बताइए? यहाँ पे डाई क्लोरो डाई फ्लोरो, ये क्या होगा? एक कार्बन के लिए मेथ, तो मेथेन। तो हम कहेंगे डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन। यहाँ टेट्रा क्लोरो हम कहेंगे डाई फ्लोरो एथेन। ऐसे यहाँ भी डाई क्लोरो टेट्रा फ्लोरो एथेन। आई बात समझ में? ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नामकरण क्या है? में कार्बन टेट्रा क्लोराइड है कि नहीं? ऐसा इसका नाम क्या लिख देंगे? 6 के लिए हेक्सा क्लोरो एथेन है कि नहीं? ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो आप फ्रियान को इतना समझ सकते हैं। साथ ही इसका कुछ देखिए, हमने कुछ यहाँ पे कुछ गुणधर्म लिखे हैं, कुछ भौतिक गुण यहाँ पे लिखा है, हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखी है। ये एल्केन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले फ्रियान क्या होते हैं, तो ये एल्केन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। मतलब हम एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ते हैं। इन्हें CFC भी कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। साथ ही इनका जो उपयोग है वो फ्रीज व AC में प्रशीतक, इसका मतलब होता है कूलेंट। तो कूलेंट का काम क्या होता है? ठंडा कर। तो ओजोन क्षरण के लिए ये गैस जिम्मेदार होती है। यहाँ पे याद रखिएगा, यह रासायनिक रूप से अक्रिय होती है और हम कहेंगे यह एक क्या है? गैस है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट इसमें लिखे हैं। तो एक बार दोबारा से यहाँ पे देखिए, हम इसके कुछ गुणधर्म की अगर हम बात करें तो ये एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। इन्हें CFC भी कहते हैं, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी नहीं कहते हैं। इनका उपयोग हम फ्रीज व AC में प्रशीतक के रूप में करते हैं। मतलब फ्रीज व AC जो ठंडा करती है वो किसके कारण करती है? फ्रियान गैस के कारण करती है। और ये जो गैस होती है रासायनिक रूप से अक्रिय होती है और हम कहेंगे ये एक गैस है। ठीक है, तो आज हमने इतनी बात की। तो आपको लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।